इमेजिन करो कि आप अपनी पूरी जिंदगी लगाओ ऐसी इन्वेंशन के लिए जो दुनिया को फायदा देगी, फिर जब उसको टेस्ट करो तो वो आपकी जान ले ले। कुछ ऐसा ही हुआ था इन इन्वेंटर्स के साथ। पहले नंबर पे हैं फ्रेंड्स रिचर्ड। ये एक टेलर थे और पैराशूट को लेकर बहुत ही फैसिनेट थे। इनका विजन था कि ये एविएशन की सेफ्टी को रेवोल्यूशनाइज करें और डिसाइड करते हैं कि ये एक ऐसा पैराशूट डिजाइन करेंगे जिसको बंदा आराम से पहन सके और उसकी मुसीबत में जान बच जाए। 1902 में कई सालों की मेहनत के बाद ये उस पैराशूट सूट के डिजाइन को अपने घर में ही तैयार कर लेते हैं। अब बारी आ जाती है उसको टेस्ट करने की। आईफिल टावर पेरिस के ऊपर इस पैराशूट सूट को टेस्ट करने के लिए अथॉरिटीज से परमिशन लेते हैं। असल में तो ये परमिशन लेते हैं कि ये इस पैराशूट सूट को डमी से टेस्ट करेंगे, लेकिन जब फरवरी 1902 को ये आईफिल टावर के पास पहुंचते हैं तब ये अपनी असल बात बताते हैं कि ये तो खुद ही इस पैराशूट सूट को टेस्ट करेंगे अपने ऊपर। ये अपना पैराशूट सूट पहनते हैं और 187 फीट की हाइट पे आईफिल टावर के फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जर्नलिस्ट, कैमरामैन खड़े होते हैं इस बोल्ड एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। फ्रेंड्स रिचर्ड किनारे पे खड़े होते हैं और अपना सूट सही करते हैं। ये एक लंबी सांस लेकर आईफिल टावर से जंप कर देते हैं। इनका पैराशूट डिप्लॉय नहीं होता और ये सीधा जमीन पर जाकर हिट करते हैं। फ्रेंड्स रिचर्ड की मौके पर जान चली जाती है और इनकी अपनी ही इन्वेंशन ने इनकी जान ले ली थी। दूसरे नंबर पे है थॉमस मिजली जूनियर। ये एक केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने ही तो लीडिड गैसोलीन और CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया था। वैसे तो इनके बहुत बड़े रोल्स हैं इन्वेंशन में, लेकिन हम मेन बात करते हैं। 1940 में इनको पोलियो हो गया था और तकरीबन इनकी सारी बॉडी ही पैरालाइज हो गई थी। तो थॉमस मेडली अपने लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन करते हैं पुली और रस्सियों के साथ, जो इनको बेड से उठने और वापस बेड में जाने के लिए मदद करेगा। 2 नवंबर 1944 को थॉमस मेडली के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। वो अपने इस पुली सिस्टम में इतनी बुरी तरह फंस गए थे कि उनका गला ही घुट जाता है। थॉमस भी अपनी ही इन्वेंशन से एक्सीडेंटली मर जाते हैं। तीसरे नंबर पर है हॉरेस लॉसन हेनली, जिनका मिशन था नेवल वॉरफेयर को बिल्कुल ही रेवोल्यूशनाइज करना। इनको सबमरीन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। उस टाइम अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी। हेनली इंजीनियर्स के साथ एक ऐसी सबमरीन बनाने का सोचते हैं जो दुश्मनों के डिफेंसेस को तोड़कर उनके पोर्ट्स पर हमला करेगी। ये लोग HL हेनली सबमरीन को डिजाइन कर लेते हैं, जो डिटेक्ट हुए बगैर दुश्मनों की शिप्स के पास पहुंचेगी और एक टोरपीडो बॉम्ब फायर करेगी। ये एक 40 फीट लंबी सबमरीन थी जिसमें 8 लोग बैठ सकते थे। अंदर बैठे लोग हाथ की मदद से मोटर घुमाते थे और ये सबमरीन आगे बढ़ती थी। इस सबमरीन की वजह से बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं। अगस्त 1863 में इसकी अर्ली टेस्टिंग के दौरान ये सबमरीन डूब जाती है और 5 क्रू मेंबर मर जाते हैं। हेनली और उसकी टीम फिर इसके वेसल को बड़ा कर देते हैं और अपना काम इस सबमरीन पर जारी रखते हैं। अक्टूबर 1863 में हेनली डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही इसकी टेस्टिंग में हिस्सा लेंगे और इस सबमरीन की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करेंगे। हेनली और इनके साथ 7 क्रू मेंबर इस सबमरीन में बैठते हैं और ये सबमरीन पानी के अंदर जाती है, लेकिन फिर ये सबमरीन वापस पानी के ऊपर नहीं आती। तमाम 8 लोग जिनमें इसका इन्वेंटर भी था वो सब मारे जाते हैं। बाद में ये पता चलता है कि इस सबमरीन में प्रॉपर वेंटिलेशन थी ही नहीं, जिसकी वजह से सब लोग मर गए थे। वो लोग इस सबमरीन को पानी से वापस रिकवर करते हैं, इसकी मुरम्मत करके एक बार फिर से इसको पानी में उतारते हैं। ये हिस्ट्री की पहली सबमरीन बन जाती है जो वॉर में दूसरे दुश्मन की वॉरशिप को तबाह कर देती है। ये सबमरीन उस दिन हिस्ट्री तो बना लेती है, लेकिन पानी से बाहर नहीं आती और अपने तमाम क्रू मेंबर्स के साथ समंदर की गहराइयों में गायब हो जाती है। इसके 131 साल बाद 1995 में ये सबमरीन समंदर की गहराइयों में मिल जाती है और इसके 136 साल बाद ईयर 2000 में इसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये सबमरीन म्यूजियम में है। चौथे नंबर पे है ऑरल वेलेसियो। ये रोमेनियन इंजीनियर, इन्वेंटर और एविएशन पायनियर थे, जिनको फ्लाइट्स और उड़ने का पैशन था। अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये रोमेनिया वापस आ जाते हैं और अपने फ्लाइट के पैशन पे काम करना शुरू कर देते हैं। 1909 में ये राइट ब्रदर्स की अचीवमेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होते हैं कि उन्होंने दुनिया का पहला कंट्रोलेबल एयरक्राफ्ट बनाया है। एरोल अपना खुद का ग्लाइडर बना लेते हैं और ये एक सक्सेस साबित होता है। इसके बाद इनको मोटिवेशन मिलती है और ये एक पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाते हैं। 1910 में ये अपना पहला एयरक्राफ्ट बना लेते हैं। इसका नाम था ए वेलेसियो 1। ये एक मोनोप्लेन था जिसका बड़ा ही यूनिक डिजाइन था। इसमें 50 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था। इसको जून 1910 में टेस्ट किया जाता है और ये फ्लाइट भी एक सक्सेस साबित होती है। ए वेलेसियो 1 की सक्सेस के बाद ये इसके एडवांस वर्जन पे काम करना शुरू कर देते हैं, ए वेलेसियो 2। 1911 में ये एयरक्राफ्ट भी बनकर तैयार
तैयार हो जाता है, जिसका मजीद पावरफुल इंजन था और बेहतर एरोडायनेमिक्स थे। ये प्लेन भी एक सक्सेस साबित होता है और फाइनली ये इसके भी एडवांस वर्जन पे काम करना शुरू कर देते हैं और ए वेलेसियो 3 को ये 1930 में बना लेते हैं, लेकिन इसकी टेस्टिंग करना अभी बाकी थी। सितंबर 13, 1913 को एरल अपने ए वेलेसियो 2 में कार्पेथियन माउंटेन को क्रॉस करके बुकारेस्ट रोमानिया जा रहे थे। रास्ते में गड़बड़ हो जाती है और ये एयरक्राफ्ट बेनेस्टी विलेज में जाकर क्रैश हो जाता है। इस वाकये में एरल की जान चली जाती है। क्रैश की एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता चलती, मगर ये बिलीव किया जाता है कि टेक्निकल इशू या बुरे मौसम की वजह से ये ट्रेजेडी हो जाती है। 5वें नंबर पर है मैरी क्यूरी, जो पोलैंड से थी। इनका इंटरेस्ट रेडियो एक्टिव मैटर की तरफ था। मैरी हिस्ट्री की पहली औरत थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था और इनको 2 नोबेल प्राइज मिलते हैं। मैरी पेरिस मूव कर जाती हैं, जिधर ये रेडियो एक्टिविटी के एक मिस्टीरियस फिनोमिना पे रिसर्च कर रही थी। इसी रिसर्च की वजह से 2 नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाते हैं। एक एलिमेंट था पोलोनियम, जिसको इनके नेटिव जगह पोलैंड के नाम से रखा गया था, और दूसरा था रेडियम। मैरी इन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव कंडीशंस में। ये रेडियम और दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बगैर किसी प्रोटेक्टिव मेजर्स के यूज करती थी। काफी सालों से इस हार्श कंडीशन में काम करने के बाद इनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इनको ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया था। ये बहुत ही सीरियस ब्लड कंडीशन थी, जिसमें बोन मैरो नए ब्लड सेल नहीं बना पाते, जो बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं। 1934 में रेडिएशन एक्सपोज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से इनकी मौत हो जाती है। लास्ट नंबर पे है ओटो लेलेंथल। इनको फादर ऑफ फ्लाइट्स भी बोला गया है। ये एक जर्मन एविएशन पायनियर थे जो बचपन से ही परिंदों के उड़ने से फैसिनेट थे। लेलेंथल और इनके भाई ने 1860 से ही फ्लाइट के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। ये लोग परिंदों के पर और एरोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और ये एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम था बर्ड फ्लाइट एज बेसिक ऑफ एविएशन। इनके इस काम की वजह से राइट ब्रदर इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने फ्यूचर में एक कंट्रोलेबल प्लेन बनाया था। 1890 में लेलेंथल सीरीज में ग्लाइडर बनाते हैं और हर ग्लाइडर पिछले वाले से इम्प्रूव होता था। जो ग्लाइडर इन्होंने डिजाइन किए थे वो कुछ इस तरह के दिखते थे। 1891 से लेकर 1896 तक लेलेंथल ने 2000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल फ्लाइट्स कर ली थी, जिसकी वजह से इनको इंटरनेशनल फेम भी मिलता है। इसके बाद लेलेंथल मोनोग्लाइडर प्लेन भी बना लेते हैं जो कुछ इस तरह का दिखता था। 9 अगस्त 1896 को रेनो जर्मनी के करीब लेलेंथल काफी सारी फ्लाइट्स लेते हैं इस मोनोग्लाइडर प्लेन में। अपनी उस दिन की आखिरी फ्लाइट के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है। इनका ग्लाइडर हवा में ही रुक जाता है और 50 फीट की हाइट से सीधा जमीन पर जाकर टकराता है। इस क्रैश में लेलेंथल बहुत ही बुरी तरह जख्मी होते हैं और साथ ही इनकी स्पाइन भी फ्रैक्चर हो जाती है। इनको बर्लिन के हॉस्पिटल में ट्रांसफर तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके अगले दिन ही 10 अगस्त 1896 को इन इंजरीज की वजह से लेलेंथल की मौत हो जाती है और इनके आखिरी अल्फाज थे द सैक्रिफाइस मस्ट बी मेड, यानी कुर्बानी देना जरूरी था। इन 6 इन्वेंटर से अगर आपको एक सवाल करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये तो इंसानों की सैक्रिफाइस की वजह से आज हम इन इन्वेंशन से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंसानों ने दुनिया की भलाई के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया, बल्कि इसके लिए जानवरों ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। शुरू की स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमें ये नहीं पता था कि इंसान स्पेस में किस तरह सरवाइव कर सकते हैं, तो साइंसदानों ने स्पेस में हर किस्म के जानवरों को लॉन्च करना शुरू कर दिया था। बंदर, पिग्स, टर्टल, बिल्ली, कुत्ते, मेंढक, मकड़ियां और पता नहीं क्या क्या। इन जानवरों के साथ स्पेस में क्या हुआ था, इसमें मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आप इसको लाजमी देखना। मिलते हैं फिर स्पेस में इन जानवरों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।